हे गाइस, देखिए आपको हमें ये मॉक टेस्ट सीरीज की जर्नी कहाँ तक ले आई। हम ऑलरेडी 16 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम मूव कर रहे हैं 17th मॉक टेस्ट सीरीज की तरफ। अप्रोक्सीमेटली 35 मॉक टेस्ट सीरीज होंगी। आप देखते रहिए, एग्जाम क्लियर करते रहिए। तो डेफिनेटली आज की वीडियो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कीम कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड ऑन इट्स। म्यूचुअल फंड की स्कीम है, वो डिविडेंड कब डिक्लेयर कर सकती है? ए रियलाइज्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रियलाइज्ड एंड नॉन रियलाइज्ड प्रॉफिट, नन ऑफ द अबव। इसका फ्रेंड्स आंसर है ए। स्कीम कोई भी डिविडेंड तभी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है जब उसने कोई प्रॉफिट रियलाइज किया हो। और हमारे पास क्वेश्चन टू, ए न्यूली मैरिड कपल शुड इन्वेस्ट इन टू। न्यूली मैरिड कपल को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए अभी एज कम है, बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। उसके लिए बेस्ट फंड्स कौन से होते हैं? तो अब देखिए आपके पास ऑप्शन है हमारे पास, ए डेट फंड, बी बैलेंस्ड फंड, सी इक्विटी फंड एंड डी लिक्विड फंड्स। तो लॉन्ग टर्म एंड हाईएस्ट ग्रोथ के लिए इक्विटी फंड्स आर बेटर। इट मीन्स न्यूली मैरिड कपल को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? इन इक्विटी फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स थ्रू एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ही कैन बाय फ्रॉम। अभी एक इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड बाय करना है थ्रू एक्सचेंज, तो वो कहाँ से बाय करेंगे? एक्सचेंज पे कौन ट्रेड करते हैं या कौन हेल्प करते हैं? ब्रोकर्स। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, ब्रोकर, एएमसी और डिस्ट्रीब्यूटर। तो अगर हमें एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे करना है तो ब्रोकर विल हेल्प अस, हेंस आंसर इज बी। स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर्स आर चेंजेस फ्रॉम स्कीम टू स्कीम, कॉमन फॉर ऑल द स्कीम्स, बोथ, नन। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है। स्टैंडर्ड रिस्क जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, standard means standards, common to all the schemes, hence answer is B. The presence of market makers provide liquidity in case of ETF। इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, अगर बाई चांस कभी कोई लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो तो क्या मार्केट मेकर्स उसको मीट आउट करते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है ए, ट्रू और फॉल्स। तो आंसर इज ए। अब देखिए इसको थोड़ा हम पढ़ते हैं। इफ यू स्टडी, मार्केट मेकर्स सेट द प्राइसेस फॉर द रेस्पेक्टिव ETF बेस्ड ऑन द प्राइस चेंज इन अंडरलाइंग मार्केट। जब भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं तो मार्केट मेकर्स अपनी यूनिट्स के प्राइसेस को सेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस चेंज इन अंडरलाइंग मार्केट। However, the presence of market makers means that there is a liquidity and trading opportunity in the ETF, even if the number of traders in the ETF itself are few। इसका मतलब अगर कोई लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है तो जो मार्केट मेकर्स हैं, these people makes these arrangement, hence answer is A। Net asset is 500 crore for a scheme, total transaction value is 1000 crore, what is the portfolio turnover ratio? देखिए स्कीम का जो टोटल असेट्स था वो था 500 करोड़ रुपए, बट जो टोटल ट्रांजेक्शन हो गई वो 1000 करोड़ की हो गई। तो टर्नओवर रेशियो कितना हुआ? 2 टाइम्स हो गया। तो इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं 0.5, 2, 1 एंड डेटा इनसफिशिएंट। तो आंसर इज बी, बिकॉज असेट 500 करोड़ का है बट ट्रांजेक्शन किया 1000 करोड़ का। सेल किया, बाय किया, सेल किया, बाय किया। तो 500 करोड़ का असेट होने के बाद भी 1000 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया। इसका मतलब पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कितना हो गया? 2। देखिए सेम बेसिस पे न्यूमेरिकल है। एवरेज नेट एसेट ऑफ द स्कीम इज 3000 एंड टोटल ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कीम इज 10000। व्हाट इज द पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो? अगेन 10000 डिवाइड बाय 3000। तो जितने का असेट स्कीम साइज है उसके कितने मल्टीप्लिकेशन में उन्होंने ट्रेड कर लिया, ट्रांजेक्शन कर लिया, वो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो आ गया। तो हमारे पास यहाँ आंसर है 0.3, बी 4, 3.33 एंड 5। हेंस आंसर इज 3 बाय, बिकॉज 10000 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3.33। व्हाट इज एन आइडियल सेक्टर एलोकेशन इन द सेक्टोरल फंड? एक सेक्टोरल फंड में एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक पर्टिकुलर जगह जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? बिकॉज वो वैसे ही बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास लेस देन 5, ग्रेटर देन 5, नॉट मोर देन 2 एंड डी मोर देन 10। आंसर इज सी, नॉट मोर देन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद द रेस्पेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट प्लान? देखिए म्यूचुअल फंड्स में ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट। अब इसके ऑप्शंस देखिए, इट अलाउज द इन्वेस्टर्स टू री इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, it ensures that the investor reaps the benefit of compounding, some funds allow the investors to invest the dividend in order to in other schemes also, all of the above। तो ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ कि एक स्कीम ने इन्वेस्टमेंट पर कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया
तो देखिए इसमें आंसर डी है, आप सभी को हम स्टडी करते हैं। इट अलाउज द इन्वेस्टर टू री इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। जो डिविडेंड आ गया उसी को दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, उसको बोलते हैं डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, दैट इज अलाउड। इट एंश्योर्स दैट द इन्वेस्टर्स रीप द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। रीप ऑफ कंपाउंडिंग मीन्स डिविडेंड हुआ, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, डिविडेंड आया, उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया तो कंपाउंडिंग इफेक्ट आ गया। दूसरा फंड्स क्या करता है, एक ही स्कीम में करते हैं कि अगर स्कीम में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो वो किसी दूसरे स्कीम्स में डिविडेंड को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ सभी के सभी आंसर्स ठीक है, इसलिए हमारे पास आंसर आ गया डी, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is not true for exchange trading fund, that is ETF? A. ETF combines the best feature of open-ended and close-ended. Its pricing is linked to the index. It offers the investor the benefit of flexibility of holding a single shares as well as the diversification and cost efficiency of an index. And the ETF recovers heavy load from the investors. तो देखिए इंडेक्स फंड्स और ETF फंड्स के हम जो डिस्कस करते थे चार्जेस और जो लोड्स वो बहुत कम और रीजनेबल होते हैं। तो जो ट्रू नहीं है वो डी ट्रू नहीं है, बाकी सभी फ्लेक्सिबिलिटीज अवेलेबल इन ETF। आप एक बार थोड़ा इसको स्टडी करेंगे, मेमोराइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन से फ्लेक्सिबिलिटीज अवेलेबल नहीं है या कौन सा फैक्टर इज नॉट ट्रू। ETF रिकवर्स हैवी लोड, जबकि इसमें बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं ETF में, तो हेंस आंसर इज डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इन्वेस्टर्स जनरली बियर द हाईएस्ट एक्सपेंसेस? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, बैलेंस्ड फंड, कमोडिटी फंड, फंड्स ऑफ फंड। इन सभी में अगर आप देखेंगे तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF में बहुत रीजनेबल होते हैं, बैलेंस फंड्स में रीजनेबल होते हैं, कमोडिटी फंड्स में बहुत रीजनेबल होते हैं। इन सभी कैटेगरीज में जो फंड्स ऑफ फंड्स, मतलब ये हुआ कि एक म्यूचुअल फंड्स जो इन्वेस्ट कर रहा है वो डिफरेंट कुछ म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहा है, वहां पर वो हाईएस्ट एक्सपेंसेस बियर करता है, तो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड? रिडक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, टेलर मेड रेशियो, लिक्विडिटी। तो देखिए सबसे पहले तो जो म्यूचुअल फंड्स की एडवांटेज क्या है, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डेफिनेटली, क्योंकि हम अपने बेसिस पे करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ती है, रिसर्च एनालिसिस बाय सेल। बट म्यूचुअल फंड्स में कॉस्टिंग बिकॉज ऑफ फंड्स लार्ज साइज में होते हैं तो ये इफेक्टिव पड़ जाता है। कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि इसमें हमें अपनी स्टडी नहीं करनी पड़ती, अपनी माइंड नहीं करना पड़ता, कन्वीनियंस बहुत है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। बट सी टेलर मेड पोर्टफोलियो, हमें इसके अंदर बट टेलर मेड पोर्टफोलियो नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि जैसा हम चाहेंगे वो हमारे लिए एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो बना देंगे। इट्स ए कॉमन पोर्टफोलियो फॉर एवरी इन्वेस्टर्स। एंड डी लिक्विडिटी, म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी इज ऑलवेज अवेलेबल। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर है हमारे पास सी। टेलर मेड पोर्टफोलियो का एडवांटेज नहीं है कि इसमें इन्वेस्टर्स जैसा चाहे वहां फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर दे, वो फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल नहीं है। इन्वेस्टर हु वांट्स लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू गोल्ड शुड ऑप्ट फॉर, ये हम फिर लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था हमने, ETF गोल्ड इज द राइट ऑप्शन। अगर कोई किसी इन्वेस्टर्स का लॉन्ग टर्म व्यू है एंड एक्सपोजर चाहता है गोल्ड की तरफ, तो उसको कहाँ लगाना चाहिए? ऑप्शन ETF गोल्ड, गोल्ड सेक्टर फंड, गोल्ड फ्यूचर ज्वेलरी। ऑप्शन ए गोल्ड ETF इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, लिक्विडिटी अवेलेबल है, इस तरह के काफी एडवांटेज अवेलेबल है गोल्ड ETF में। विच इज द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? ऑप्शन ए कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, गिल्ट। आंसर इज बी ट्रेजरी बिल्स। जो भी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। देखिए डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी GSEC इज ए ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट issued by the central or the state government. It acknowledges the government debt obligation. Such securities are short term called treasury bills with original maturities of less than 1 year or long term called the government bonds or the dated securities with original maturity of 1 year or more. तो हमारे पास इसका आंसर आ गया बी। विच ऑफ द मोस्ट इलिक्विड एसेट्स? गोल्ड, इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट। तो हमें पता है रियल एस्टेट को इतना जल्दी लिक्विड करना या उसको इतना जल्दी बेच देना इतना आसान नहीं है, जबकि हम गोल्ड, इक्विटी और डेट को इमीडिएटली सेल आउट कर सकते हैं। तो हेंस आंसर इज डी, इलिक्विड एसेट इज रियल एस्टेट। एप्लीकेशन फॉर MF वुड बी रिजेक्टेड इफ पेड इन, डिस्कस कर चुके हैं। कैश, म्यूचुअल फंड कोई भी इन्वेस्टमेंट कैश में एक्सेप्ट नहीं करता। लोड्स आर एप्लीकेबल टू, पहले हम बात करते थे एंट्री लोड की, एग्जिट लोड की। नाउ एंट्री लोड्स आर एबोलिश्ड बाय सेबी, नाउ देयर इज नो एंट्री लोड, ओनली एग्जिट लोड्स आर अवेलेबल एंड एग्जिट लोड्स आर अवेलेबल ऑन रिडम्पशन।
तो हेंस अगर आपके पास ऑप्शंस देखते हैं तो ट्रांसफर ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम, रिडम्पशन, परचेज एंड रिडम्पशन, परचेज, आंसर इज बी बिकॉज एग्जिट क्लोज आर एप्लीकेबल ओनली एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन और रीपरचेज जिसको हम बोलते हैं, और सेल. रिस्क में बी डिफाइंड एज asset allocation, high transaction cost, portfolio rebalancing, probability of financial loss. तो हमने ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि रिस्क क्या होता है. जब हम फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक ही रिस्क होता है, फाइनेंशियल लॉस का. हेंस रिस्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आंसर इज डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल लॉस. फंडामेंटल एनालिस्ट आर आल्सो कॉल्ड चार्टिस्ट. ये भी हमने डिस्कस किया था. चार्टिस्ट चार्ट के बेसिस के ऊपर कि कोई स्टॉक किस तरह से प्राइस मूवमेंट कर रहा है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसको चार्ट के बेसिस पे ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं, उनको चार्टिस्ट बोलते हैं. जबकि फंडामेंटल एनालिस्ट कंपनीज के फंडामेंटल को स्टडी करते हैं, उसके लॉन्ग टर्म प्लानिंग डिस्कस करते हैं, लॉन्ग्स को स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं. हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज फंडामेंटल एनालिस्ट आर आल्सो कॉल्ड चार्टिस्ट. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. SIP is called RCA, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग. इट इज ट्रू बिकॉज हमने ये डिस्कस किया था कि सिप का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जहां पर एक इन्वेस्टर का फंड्स इन्वेस्ट होता है एक रेगुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, रेगुलर पीरियड पर, जिसमें कभी अगर मार्केट बहुत हायर साइड पर होता है तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कम मिलती हैं, और मार्केट अगर लोअर होता है तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी ज़्यादा मिलती हैं. तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट्स का जो कॉस्टिंग है वो एवरेज आउट हो जाता है. तो हेंस स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर ए. एंड गाइस अगेन इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे. तो हमारा पार्ट 17 एंड करते हैं. वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगेन माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू that if you are liking these videos then please don't forget to subscribe this channel and please refer this if this is creating any value to your life or to your knowledge or to your exam. Then request you to please refer these videos to your friends. Again guys, thank you very much for watching this video. Have a nice day. Bye bye.